नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जमींदारा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। उसके अलावा हमारे साथ हवा सिंह सागवान हैं, पूर्व कमांडेंट भी हैं और यूनियनिस्ट मिशन हरियाणा के हेड हैं। लगभग 50,000 युवाओं को उन्होंने जोड़ा है। दोस्तों, सपने जो देखे जाते हैं, कहा जाता है कि बंद आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वो दूर के सपने आते हैं, लेकिन जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं वो हकीकत के धरातल पर दूर तक जाते हैं। और ऐसा ही एक सपना देखा था सर छोटू राम ने। उनके सपने को पूरा करने के लिए खूब सारी आंखें लगी हुई हैं, जिनमें खास 2 आंखें हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा। सर छोटू राम का सपना जो आज भी आपके जहन में पलता है, जिसके लिए आप दिन रात काम करते हैं। देखो, दीनबंधु छोटू राम जी ने जो काम अपने ज़माने में किए, 1945 में 9 जनवरी 1945 को उनका देहांत हो गया। उनसे पहले जो जितना भी पंजाब था वो एक पंजाब के अंदर ही सीमित थे। पंजाब बहुत बड़ा हिंदुस्तान में जिला था। उसके अंदर जो पूरे पंजाब में 29 जिले थे। आज़ादी के बाद में, आज़ादी के समय में जो 17 जिले पाकिस्तान में चले गए, 12 जिले हिंदुस्तान में रह गए। पूरा जो पंजाब था वो रेगिस्तान था, जैसे कि राजस्थान का जो रेगिस्तान जिसको आज हम देख रहे हैं, ये ऐसा रेगिस्तान पंजाब का पूरा जिला था। हिमालय से 5 नदियां आ रही थी पंजाब के अंदर। उन 5 नदियों के ऊपर बांध बना करके पूरे पंजाब को पानी देने की योजना दीनबंधु छोटू राम जी ने बनाई। क्यों बनाई? कि वो किसान वर्ग के लोग थे, किसानी से जुड़े हुए थे। किसानों को खेत में एक दाना होता नहीं था। बारिश आ गई तो बारिश के ऊपर पूरा किसान वर्ग निर्भर था, और रोटी मिलती तब थी जब खेत में दाने हो जाते थे, नहीं तो भूखमरी का आलम था। तो दीनबंधु छोटू राम जी की एक ही सोच थी कि हिमालय की नदियों का पानी पंजाब के हर खेत में मैं पहुंचाऊं तो हमारे किसान भाई खुशहाली से जीवन व्यतीत करें, जिससे मजदूरों को मजदूरी मिले, उद्योगों को रॉ मटेरियल मिले, उद्योग चले, बेरोजगारी खत्म हो। तो एक बड़ा सपना उनका। अग्रवाल साहब, जो सीमित लोकतंत्र के चुनाव हुए थे उसमें पंजाब के पहले विकास मंत्री भी बने आप सर छोटू राम जी। क्या विचारधारा उस समय उन्होंने रखी? क्या क्या चीजें ऐसी जो आज भी मान्य हैं? जैसा कि आपने बताया 1948 का जो कानून लेके सरकार चल रही है। दीनबंधु छोटू, हिंदुस्तान में 2 ही लोगों के कानून चलते हैं। ब्रिटिश टाइम के अंदर जो 1860 में 61 के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकिंग एविडेंस एक्ट, और जितने भी जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रणवीर पेनल कोड, ये सभी जो बनाए गए पेनल कोड, ये सारे लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए हैं। इनको सभी लोगों को पता है। परंतु दीनबंधु छोटू राम जी ने हिंदुस्तान के अंदर जो जो कानून बनाए, उन कानूनों का उपयोग आज के दिन उन्हीं सन के नाम से होता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में देता हूं कि दीनबंधु छोटू राम जी ने मंडी समिति एक्ट बनाया 1939 में। आज भी आप देखेंगे मंडी समिति एक्ट 1939 पूरे हिंदुस्तान में लागू है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उन्होंने बनाया। कितनी बड़ी उनकी एक सोच थी कि उन्होंने कहा कि एक परिवार में 3 आदमी, जैसे अब कहते हैं भी एक मतलब 2 बच्चे हों, उन्होंने कहा 3 इकाई, मियाँ बीबी और 2 बच्चे। तो मियाँ बीबी को 1 इकाई माना, 2 बच्चों को 1-1 इकाई माना, तो 3 इकाई के परिवार को 2700 कैलोरी का भोजन, 72 गज कपड़ा साल में, और उनको जो शिक्षा और चिकित्सा का पूर्ण प्रबंध। इतनी एक आमदनी एक मजदूर की होनी चाहिए। 2700 कैलोरी का चार्ट दिया उन्होंने, वेजिटेरियन का अलग, नॉन वेजिटेरियन का अलग। आज जो अगर हम उसको आज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो 526 रुपए प्रत्येक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, जो कि है 218, 215, 220। और उसके ऊपर जो आज मजदूरों की हालत क्या है कि वो आधा भोजन कर रहे हैं, तो उनके अंदर समय से पहले उनको बुढ़ापा घेर लिया है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं,
तो बड़ी भयंकर और विचित्र स्थिति बनी हुई है। सांगवान साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा, आप वहाँ 50,000 युवाओं को हरियाणा में आगे बढ़ा रहे हैं और इस विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सर, छोटू राम की ऐसी कौन सी विचारधारा थी, क्या विचारधारा थी और क्या वो लाभ किसानों को पहुंचाना चाहते थे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, हम काफी सालों से इस काम में लगे हुए थे मिशन वाले में जी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि उनकी बात को कैसे आम आदमी तक पहुंचाएं जी, और किस रूप में पहुंचाएं। वो रास्ता बीडी अग्रवाल साहब ने हमको दिखाया है जी, और उसी वजह से मैं आज हरियाणा चल के यहाँ आया हूँ राजस्थान में जी, क्योंकि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये बताऊं कि चौधरी छोटू राम जी के बारे में हम हरियाणा के लोग जहाँ पैदा हुए थे हम इतना नहीं जानते हैं जी, जो अग्रवाल साहब जानते हैं। तो हम इस बात से प्रभावित हुए कि जो उनकी जो धारा थी, विचारधारा थी, जो नीति थी, उसको अग्रवाल साहब बिल्कुल समझे हैं और उसको जमीन पर उतारना चाहते हैं जी, और यहाँ हमको उम्मीद की किरण दिखाई दी है। जी। इन्होंने ऐसी कुछ बातें बताई। किसानों के लिए क्या खास बात रही? उन्होंने तो किसानों के लिए जो बता रहे, जैसे अग्रवाल साहब ने बताया, कानून बनवाए जो सारे किसानों के फेवर में थे और मजदूरों के फेवर में थे। मतलब वो जो काम ऐसे करते थे जिससे सभी वर्ग को फायदा होता था, किसान को भी होता था। किसान का अनाज पैदा होगा ज्यादा तो मजदूरों को भी काम मिलेगा, मजदूरी बढ़ेगी और उसके बाद में वो अनाज जाएगा मंडियों, तो जो बनिया हमारा जो है व्यापारी वर्ग, उसको भी फायदा होगा, तो वहां मजदूरी बढ़ेगी। तो उन्होंने काम जो किए वो सारे ऐसे किए सभी वर्गों को फायदा होता था। लेकिन अफसोस की बात ये है, जो बताना जरूरी है आपके चैनल से, कि हमारे हरियाणा में देखा सुना शुरू से गलत प्रचार हुआ है। बोला भाई छोटू राम तो बनियों की जो है तखड़ी खूटी पर टंगवा दी या टंगवा देंगे, ऐसे उनके खिलाफ प्रचार होता रहा और बोला बनिए भगा दिए बोला हरियाणा से। अग्रवाल हमारा समाज है, वहां से उनका निकास है, बोला बाहर जो गए हैं वो जो छोटू राम की वजह से गए। ये सारा प्रचार गलत था, इसलिए मैं यहाँ बताने आया हूँ। ये बात गलत प्रचार हुआ और उस गलत प्रचार की वजह से क्या किया, उनको खाली जाटों का नेता बना दिया। अभी उनका जो जन्मदिन में मनाते हैं तो जाट लोग आते हैं, दूसरे नहीं आते। तो ये जो प्रचार है गलत हुआ है। वो जो गलती जो हुई है हरियाणा में खास करके उसमें सुधार कर, उसमें सुधार, और उसको पूरा ही सुधार के लिए अग्रवाल साहब ने जो है कदम उठाए हैं। हम इनका पूरा सहयोग देंगे इस काम में, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जो हमको अब तक समझ पाए, दिल से कर रहे हैं। इनका खुद कोई चुनाव लड़ने का या मुख्यमंत्री बनने का, मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है और न हमारी इच्छा है न मेरी इच्छा है। ये मतलब उनकी नीति को आम लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आम लोग जितने भी हैं, आम लोग जितने व्यापारी है, जो हमारे किसान है, मजदूर है, सबको फायदा हो। ये बहुत बड़ी बात है। अग्रवाल साहब, आम आदमी की, किसानों की बात हो रही है, लेकिन कहा जाता था कि उन्होंने बनियों की ताकड़ी खूंटे के टकवा दी। तो उनकी विचारधारा में ऐसा क्या था जो व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए फायदा पहुंचा रहा था? उन्होंने बैंकिंग अधिनियम के तहत एक इंक्वायरी बिठाई जी, जिसके अंदर उन्होंने उस वक्त क्या था, बट्टे जो थे वो ऐसे ही बन के आए थे, किसी के अंदर मिट्टी डाल दिया, किसी में रांग डाल दिया। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो छोटे छोटे गांव के अंदर व्यापारी होते थे, वो जब दाने उनके आते थे तो ज्यादा तोल लेते थे। भाई शेर का 1.25 शेर तोल लिया और शेर का पौना उनको वापस दे दिया, गुड़ दिया, तो वो जो 3 पाव दिया 4 पाव की बजाय। ये चीज मैं कोई ये नहीं है, मैंने खुद नहीं देखे हुए हैं। तो ये गांवों के अंदर होना बहुत सामान्य बात थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। और कोई अपन इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दीनबंधु सर छोटू राम जी की विचारधारा की बात कर रहे हैं। उनके दो अनुयायी जो इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, आपसे मेरी बात हो रही थी, व्यापारियों को लेकर हम बात कर रहे थे। जिस तरह से आप कह रहे थे कि वो कम तोलते थे और मतलब कहीं ना कहीं एक घपला टाइप, छोटा घपला कहो बड़ा घपला कहो उसको, लेकिन घपला टाइप चलता था। इस विचारधारा ने ऐसा क्या किया, या ये विचारधारा ऐसा क्या चाहती थी कि उनका भला हो? देखो, दीनबंधु छोटू राम जी एक बड़े निष्पक्ष विचार के थे। लोगों को दीनबंधु छोटू राम नाम सुनते ही वो सोचते हैं कोई अनपढ़ आदमी होगा जी, और वो कोई ऐसे ही बाबा भोपा ऐसा ही कुछ होगा। दीनबंधु छोटू राम जी ने 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से उन्होंने BA की जी, लाहौर से उन्होंने MA की और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की। वो बहुत उच्च दर्जे के पढ़े हुए
व्यक्ति थे जी। आज जयपुर के अंदर भी अगर हम ले लें भाई, चाहे बड़े बड़े कॉलेज हैं या बड़े स्कूल हैं, परंतु सेंट स्टीफन में पढ़े हुए लोग गिने चुने मिलेंगे। तो वो बहुत विचारशील व्यक्ति थे जी। सारवान वो बात करते थे। उन्होंने कहा कि अगर कम तोलोगे या ज्यादा तोलोगे तो आपस में बनियों की और किसानों की लड़ाई होगी। बिल्कुल। उस लड़ाई को खत्म करने के लिए उन्होंने जो तखड़ी है उसके अंदर सुई लगाई कि भाई कम ज्यादा नहीं, कांटा बन गया, कांटा बन गया, और बट्टों के मोर लगानी चालू करवा दी, मापतोल अधिनियम बना दिया ताकि हमारा आपस में झगड़ा ना हो। तो वो एक ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति थे, संतुलन बनाना चाहते थे, संतुलन बनाना चाहते थे भी आपस में, समाज के अंदर मतलब एक समाज का रिश्ता आपस में नहीं टूटे जी। तो उसको कई लोगों ने, जो कम ज्यादा तोलने वाले थे, देखो जो कौवा जो है वो काला तो पूरे वर्ल्ड में ही है जी। तो जो कौवे थे उन कौओं ने उनका दुष्प्रचार चालू कर दिया, जाटों का नेता बना दिया उनको। बस उन्होंने कौओं ने वो दुष्प्रचार में जो भी उनको जाटों का नेता, ये जाटों के, ये बनियों के खिलाफ है, ये व्यापारियों के खिलाफ है। जबकि दीनबंधु छोटू राम जी ने ब्रिटिश टाइम के अंदर जब यहाँ पर उद्योग नहीं थे, उद्योगों को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ में लड़ाई करके यहाँ पर उद्योगों के उन्होंने प्रमाण पत्र जारी किए, लाइसेंस जारी किए। अमृतसर में कंबलों का उद्योग लगवाया, लुधियाना के अंदर जो नीटिंग एंड ये जो रेडीमेड कपड़ों के उद्योग लगाए, हिसार के अंदर सूत कताई की फैक्ट्री लगवाई, कुल्लू कांगड़ा में रेशम के उद्योग लगवाए। तो और उन्होंने, लोगों ने कहा कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से बनियों को बुलाया कि भाई पंजाब में उद्योग लगाओ। क्यों लगाओ? कि भाई अंग्रेज एक मन सामान, रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से इंग्लैंड ले जाते हैं और यहां आकर के बेचते हैं उतने रुपए का एक शेर, बल्कि एक छटाक। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखी हुई है जी। इसलिए भारत के अंदर ही उत्पादन हो, और भारत के अंदर उत्पादन करने के बाद में जो वैल्यू एडिशन होती है जी, उस वैल्यू एडिशन एक लाभ के रूप में हमारे देश हिंदुस्तान में रहे, न कि वो इंग्लैंड जाए, बाहर जाए। तो दीनबंधु छोटू राम एक बहुत विचारशील, पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे और उन्होंने राज और समाज के रिश्ते को जोड़ने के लिए काम किया है। लेकिन क्या वजह रही कि उनकी इस विचारधारा को न ज्यादा पढ़ाया गया, न ज्यादा लोगों के तक ये विचारधारा पहुंच पाई? बड़ा मतलब खेद के साथ कहना पड़ता है कि दीनबंधु छोटू राम जी ने भाखड़ा नंगल योजना 9 जनवरी 1945 को उन्होंने शाम को साइन किए। 4 करोड़ रुपए बिलासपुर के राजा को प्राइवी पर्सी जो काउंसिल थी उसके माध्यम से दे करके भाखड़ा नंगल योजना का नक्शा बनवा करके वो साइन करके गए। इसी योजना को नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल योजना को 1960 में क्रियान्वित किया, परंतु उसका नाम भाखड़ा योजना कर दिया। अभी मोदी जी ने उनका 64 फुट का स्टेचू लगाया है उनके गांव में। मोदी जी ने कहा भी दीनबंधु छोटू राम जी और सरदार पटेल एक ही कद के व्यक्ति थे। तो आज मोदी जी को भाखड़ा नंगल योजना, जब सरदार सरोवर उन्होंने बनाया है तो भाखड़ा नंगल योजना का नाम मेरी ये मैं पहली मांग कर रहा हूं कि दीनबंधु छोटू राम जी को 2 काम जरूर होने चाहिए। एक तो भाखड़ा नंगल योजना का नाम दीनबंधु छोटू राम भाखड़ा नंगल योजना उसका नाम होना चाहिए, और मरणोपरांत भारत रत्न तो बहुतों को दिया गया है, तो उनको भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। ये 2 मेरी मांग है जी। तब लोगों के अंदर, और जो पाठ्यक्रम है, किताबें पढ़ाई जा रही है जिनके अंदर अकबर को महान बताया गया, टिप्पू सुल्तान को महान बताया गया, वही मेरा सवाल है कि मैं यही कह रहा हूं कि भी इनको इसलिए नहीं आगे लाने दिया गया कि अगर लोगों के पास में, जनता के पास में ये सच्चाई पहुंचेगी तो आज के नेता हैं उनका अस्तित्वहीन हो जाएंगे वो, इसलिए उनको पढ़ाया ही नहीं गया। हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सर छोटू राम की विचारधारा की, और हमारे साथ बीडी अग्रवाल साहब हैं और हमारे साथ सांगवान जी भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा से आए हैं।
हम बात कर रहे थे सर, अग्रवाल साहब उनकी बात कर रहे थे, सर छोटू राम की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से उनको कोर्स में नहीं पढ़ाया गया, तमाम चीज़ें थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1935 में जो सीमित लोकतंत्र के चुनाव, 1935 के तहत जो सीमित लोकतंत्र का चुनाव था, 1937 में वो मिनिस्टर बने, पंजाब के विकास और राजस्व मंत्री बने थे, विकास व राजस्व मंत्री। उस समय 99 सीटें यानी 99 सीट जो थी वो यूनियनिस्ट पार्टी की थी 175 में से। कांग्रेस मात्र 18 ले पाई, हिंदू महासभा के खाते में 12 गई और खालसा नेशनलिस्ट के पास 13 गई। उस वक्त इतना बड़ा कद राजनीति में इस पार्टी का धीरे धीरे क्यों सिमट गई? सिमटी नहीं, दीन बंधु छोटू राम जी की डेथ हुई, उस वक्त वो मंत्री थे, उसके पास में खिजर हयात खां को बनाया गया। परंतु फिर जो इंजीनियर है, कारीगर है, कारीगर के जाने के बाद में लोग छिन्न भिन्न हो गए। उनकी एक कारीगरी थी, वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खां को बनाया जी, जो फजली हुसैन जो थे उनको साथ में मिलाया, भी पार्टी के संस्थापक ये हैं, जबकि मूल रूप से वो थे। तो वो एक इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और अर्ली स्टेजेस में ये थे, 10-20 साल ही हुए थे पार्टी को। और फिर देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद में जैसे कि पार्टियां बनी, जैसे बाबा साहब ने भी पार्टी बनाई, परंतु कांग्रेस ने बाबा साहब को आगे नहीं बढ़ने दिया। बाबा साहब ने पहला चुनाव जब रिपब्लिकन पार्टी के तहत लड़ा तो बाबा साहब को हरा दिया, उनके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया। उन जैसे व्यक्तित्व को हराने के लिए कांग्रेस ने ऐसी चाल चली। अभी मैं आपको एक बहुत एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कांशीराम जी ने जो विचारधारा लेके आए, कौन सी विचारधारा? वो कोई विचारधारा नहीं है, वो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को वापिस लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो। आप भी यही चाहते हैं उनकी? हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज मायावती जी कांशीराम जी का नाम लेकर के बीएसपी बनी हुई है, और कांशीराम जी की इतनी बड़ी विचारधारा थी जो बाबा साहब की थी, उसको नए रूप में दिया है उन्होंने। पर उनके लिए आज तक किसी ने भारत रत्न की मांग नहीं की है। मैं कांशीराम जी के लिए भी भारत रत्न की मांग करता हूं, और केंद्र सरकार कांशीराम जी को भारत रत्न प्रदान करे, मेरा ये निवेदन है। जिन महापुरुषों ने जो भी समाज के लिए काम किया है, जो समाज को उठाने के लिए काम किया है। दलित वर्ग की बात हो रही है, दलित वर्ग के लिए ये विचारधारा कहां तक जाती है? देखो, दलित वर्ग आज भी उस वैसा ही है। इनको आरक्षण दिया, पर आरक्षण कागजों में दिया, आरक्षण का लाभ 4 पढ़े लिखे आदमी उठा ले गए। आज भी मेरा ये कहना है, जो पढ़े लिखे मंत्री बने हुए हैं, मंत्री बन गए और उनको भी आरक्षण मिल रहा है। वो तो आरक्षण का छोड़े, जो दूसरे भाई, आरक्षण जारी रहना चाहिए, परंतु आरक्षण का लाभ पात्र के पास में पहुंचना चाहिए। उनके पास क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं है। जो शिक्षित होगा वही आरक्षण का लाभ लेगा। बाकियों को तो लाभ ऐसे बिठा के हमारा आरक्षण कायम रहे, और वो कहते कायम रहे। उनसे पूछा जाए आरक्षण क्या है, क्या जी इनसे पूछो, उनको पता ही नहीं है। उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। आरक्षण का लाभ जब तक समाज के निचले स्तर तक नहीं पहुंचेगा, जो 70 साल में नहीं पहुंच सका, 70 साल में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। आज जो गरीबों की झोंपड़ियों में, गरीबों के घर में जाकर के देखो, वहां पे कैसे वो गलियों में बैठ करके चूल्हे के ऊपर रोटी बना रहे हैं। बहुत बड़ी आक्रोश का मामला है। आपसे भी मेरा यही सवाल है, दलितों को लेकर बात चल रही है, फिलहाल चुनाव का माहौल भी है। एक वक्त था जब राजकोट में गांधी जी कोशिश कर रहे थे कि कुएं पर मैं दलितों को चढ़ाऊं। इधर वो कोशिश ही करते रहे, नहीं चढ़ा पाए, और सर छोटू राम ने इधर दलितों को उस कुएं से पानी भरवाया, न सिर्फ चढ़ाया बल्कि भरवाया। आपको लगता है कि गांधी जी से भी इतने कदम आगे जो व्यक्ति था, वो अब इस समय समसामयिक क्यों नहीं रहा? क्यों लोगों ने उनको एक सीमित उसमें कर दिया? मैं एक चीज और बताऊं जी, ये जो चुनाव की जो बात कर रहे हैं आप, मुस्लिम लीग से 2 आदमी जीते जिन्ना की पार्टी से, और वो दोनों अपनी पार्टी छोड़ के जमींदार पार्टी में चले गए। और उसके बाद जो छोटा हमने लाहौर में कहा था, जिन्ना को चैलेंज किया था कि भाई आप एक मेरा एमएलए तोड़ के दिखा दो, उसके बाद पाकिस्तान की बात करना आप बनाने की, वो कभी कुछ नहीं कर पाए। और उधर जो है गांधी जी ने भी उनके आगे घुटने टेक दिए जिन्ना के आगे। जो छोटा हम इतने डरते थे, वो लाहौर छोड़ गए थे। जब तक छोटा हम जिंदा थे, कभी भी पंजाब में नहीं आया जिन्ना। वो तो इतने बड़े आदमी थे,
लेकिन वही बात जैसे अग्रवाल साहब ने बताई, उनको छोटा कहीं प्रोजेक्ट किया ही नहीं, छोटा रखा कि भाई इनको छोटा रखोगे तो हम बड़े रहेंगे। ये पूरा खेल था जो लोग जो है नहीं समझ पाए। अब मैं ये फिर एक बार जो है प्रशंसा करना चाहूंगा मीडिया के सामने कि बीडी अग्रवाल जी ने जिस ढंग से छोटूराम जी को, दीनबंधु जी को समझा है, उतना शायद हम कभी समझ नहीं पाए थे, इसलिए आज यहाँ आए। आपकी पार्टी से एमएलए भी रही हैं जिंदनी कामल, एक एमएलए और थे, अब आपको लगता है एमएलए की संख्या बढ़ेगी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं सामने? बिल्कुल, देखो अभी हमारी एमएलए की संख्या बढ़ेगी। गरीबी में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु गरीबी में मरना सबसे बुरी बात है। गरीबी जब ही खत्म होगी जब शिक्षा होगी। शिक्षा के लिए ये जो सरकारी स्कूल में बना दिए, जांटी के नीचे स्कूल चल रहे हैं, और आज जो बड़े आदमियों के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं दून स्कूल में, कोई पढ़ रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, कोई महारानी स्कूल में, गायत्री देवी महारानी उसके स्कूल में, बड़े बड़े उनका अभिजात जो पक्ष के जो लोग हैं उनका मुकाबला दलित के बच्चे नहीं कर सकते। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब तक दलित समाज के बच्चों को नहीं दी जाएगी, जो गरीबी दूर नहीं होगी। और दुनिया में स्वास्थ्य, वो स्वास्थ्य तो है ही, ये तो बहुत चीजें हैं। मैं पहली बात करता हूं गरीबी की। गरीबी मिटाई जब जाएगी जब शिक्षा होगी। स्वास्थ्य की तो बात यह है कि अगर लोगों को, जैसे आज अमेरिका में जाओ तो फ्री स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्यों ना हिंदुस्तान में हो। आज जो बड़े अमीर हैं सिर्फ 5% वो अपने पैसे का लोगों तक पहुंचा दें तो आज हिंदुस्तान में कोई आदमी भूखा नहीं सोए और कोई बगैर छत के नहीं सोए। विडंबना है कि लोगों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, ये कहना था। बीडी अग्रवाल साहब हमारे साथ थे, सांगवान साहब हमारे साथ थे। विचारधारा पर चर्चा चल रही थी। उनका कहना है कि विचारधारा तभी प्रबल होती है जब हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, कुछ करने की चाहत हम में होती है, और गरीबी अगर खत्म होती है, शिक्षा आती है, शिक्षा आंगन में आती है, और घर की दहली से जब गरीबी बाहर जाती है तो आदमी विकास करता है। फिलहाल आज की इस मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।